तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज एक नया सा चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। ठीक है बच्चों, और यहाँ शुरुआत करते हैं बच्चों। आप पूरे वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे, आपको ज़रूर ही अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत सारा नोट बनाया गया है, उस नोट पर ध्यान देंगे, जिससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव को आराम से आप बना सकते हैं। बहुत ही बिल्कुल सरल भाषा में, सटीक भाषा में आपको चैप्टर को हम समझाते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है बच्चों, चलिए हम समझते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके निबंधकार हैं कौन? भीमराव अंबेडकर। ठीक है बच्चों, चलिए, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। उम्मीद है बच्चों कि आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे और मज़ा से पढ़ रहे होंगे। चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं आज श्रम विभाजन जाति प्रथा। उससे पहले पढ़ते हैं इस पाठ के जो लेखक हैं, निबंधकार हैं, ठीक है बच्चों, भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब भी कहा जाता है, जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है बच्चों, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा थे और वो मानव का विकास करना चाहते थे बच्चों। ठीक है ना, कि किस प्रकार मानव का विकास हो हर समय, क्योंकि उस समय ऐसा समाज बना हुआ था कि नीचे वर्ग के जो लोग थे, निम्न जाति के जो लोग थे, उन लोग के साथ समाज में समानता का भावना नहीं थी, ऊंच नीच का भावना बहुत ज़्यादा था। ठीक है बच्चों, इसलिए भीमराव अंबेडकर जो है मानव मुक्ति का पुरोधा और बाबा साहब के सबसे सुपरिचित जनों में से एक माने जाते हैं। इनका प्रारंभिक जो शिक्षा थी, ठीक है, उन्होंने अथक प्रयास किया था कि नीचे तबके के जो लोग हैं वो सामान्य लोग के समान आ जाए। ठीक है ना, उनको अभी जीवन अन्य लोगों के जैसे जो है ना बीतने लगे, वे लोग भी किसी प्रकार का छुआछूत की भावना उनके मन में नहीं रहे। उन्होंने इसके लिए क्या किया बच्चों? उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया कहाँ पे? प्राथमिक शिक्षा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी किए। नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। फिर उसके बाद यानी बड़ौदा के जो नरेश थे, उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करिए, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये कहाँ चलेगा बच्चों? अमेरिका चलेगा। वहाँ पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर उन्होंने इंग्लैंड गया और वहाँ पर भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक, वैदिक वाङ्मय का अनुवाद के जरिए पढ़ा। ठीक है ना, संस्कृत का वैदिक वाङ्मय के जरिए, अनुवाद के जरिए उन्होंने पढ़ा। जैसे कि हमने बोर्ड पर कुछ नोट बनाया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद संस्कृत में सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक, वैदिक वाङ्मय पढ़ा। और इनके जीवन में ना 3 व्यक्ति जो थे प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है बच्चों, और इन्होंने समाज में लोगों के लिए क्या किया? बहुत सारा काम किया। जैसे कि मान लीजिए, ये जो है ना छुआछूत की जो भावना था, इनका इन्होंने अंत किया। स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार, सम्मान के लिए अथक संघर्ष किया। ठीक है बच्चों, और ये सब कर्म निष्ठा में इनका बहुत ज़्यादा विचार था। ठीक है बच्चों, चलिए, इस कारण इनको जो इनका देहांत जो है बच्चों 1900 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया। ठीक है, इनको संविधान निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब ने अनेक किताबें लिखी। इन किताबों का नाम इस प्रकार है। द क्राइस्ट इन इंडिया, जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारा पूछता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा लेंगे बच्चों, हट जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लगा लेंगे इसका, या कहीं पे आप नोट डाउन कर लेंगे नोट कर लेंगे। चलिए, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लगा लिया होगा, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये सब इनके रचना बहुत पूछा जाता है। द क्राइस्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, जेनिस एंड डेवलपमेंट, अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड धम्मा, थॉट एंड लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदूज, वीमेन, एलिहेंसन ऑफ द कास्ट। एलिहेंसन ऑफ द कास्ट जो है बहुत बार पूछा गया है। ये जो है एलिहेंसन ऑफ द कास्ट जो है, ये इनका विश्व प्रसिद्ध भाषण है। ठीक है, जिसका अनुवाद ललई
ललई सिंह यादव ने किया है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ललई सिंह यादव ने एलियंसन ऑफ द कास्ट का अनुवाद कार्य किया है। विश्व विख्यात यह किताब है एलियंसन ऑफ द कास्ट, जिसमें जातीयता के बारे में बताया गया है। और इसमें इनका जो है काफ़ी विश्व प्रसिद्ध बुक रहा है, किताब रहा है। चलिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के बारे में बहुत कुछ बताया है। संविधान में बहुत कुछ उन्होंने उल्लेख किया है। हमारा संविधान जो है ना, बहुत देश के जितने भी संविधान है, सभी संविधान में सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का है। ठीक है बच्चों, और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर हैं। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान का निर्माण किया है। कह रहा है भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं कि जो ये जाति प्रथा होता है बच्चों, ये नैसर्गिक प्रवृत्ति होता है, ये जन्मजात प्रवृत्ति होता है। बच्चों को यानी लोगों में यह प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती है। कहा जाता है कि जातीयता दो आधार पर मिलता है। ठीक है बच्चों, एक कर्म के आधार पर, दूसरा जन्म के आधार पर। एक कर्म के आधार पर जातीयता मिलता है, दूसरा जन्म के आधार पर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, चलिए हम इसको मिटाएंगे और जैसे आगे पढ़ते चलेंगे। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? श्रम विभाजन का मतलब होता है बच्चों काम का बंटवारा कर देना। क्या होता है? काम का बंटवारा कर देना, काम को बांट देना। ठीक है, चलिए, काम को बांट देना ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है। श्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? काम होता है। श्रम मीन्स क्या होता है? काम। और विभाजन मीन्स क्या होता है? बंटवारा। बंटवारा, ठीक है बच्चों, विभाजन मीन्स बंटवारा होता है। और जाति प्रथा तो आप सब जानते हैं। जाति प्रथा का मतलब होता है उच्च जाति निम्न जाति के लोगों के साथ जो बर्ताव होता है। हम लोग छुआछूत की जो भावनाएं रखते हैं कि फलाने निम्न जाति का है, हम उच्च जाति के हैं, तो उसमें जो व्यवहार में जो फर्क होता है नीच जाति और उच्च जाति के लोगों में, वह क्या कहलाता है बच्चों? जाति प्रथा कहलाता है। पहले के समाज में जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, अभी भी है लेकिन बहुत हद तक अब कम हो चुका है। चलिए, पहले क्या होता था कि जो जिस जाति का है वही काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, जो जिस जाति का है वही काम कर सकता था। इसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व फैला हुआ था। ठीक है, जो जिस जाति का है वही वह काम कर सकता है, बाकी कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे उसके परिवार में भुखमरी की समस्या हो जाए या कुछ भी हो जाए, फिर भी उसको वही काम करना है जो उसका पैतृक पेशा होता था। चलिए लिखते हैं निबंधकार भीमराव अम्बेडकर, यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस पोषक के आधार पर, इसके पोषक कई आधार पर यह समर्थन करते हैं कि समर्थन का आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि तर्क के आधार पर पहली की आपत्तिजनक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन भी करती है। कह रहा है कि विडंबना की बात है कि आज के समाज में भी जातिवाद को बढ़ाने वाले, जातिवाद को सपोर्ट करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है ना, आज भी समाज में बहुत सारा जो काम है वो जातीयता के आधार पर होता है, जो कतई नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को कर्म के आधार पर उसको जो है ना चुनना चाहिए, कर्म के आधार पर लोगों को समर्थन देना चाहिए, कर्म के आधार पर जो है ना लोगों को मान सम्मान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम सबको तो भगवान इंसान ही बनाया है, हम सब इंसान हैं, लेकिन धरती पर जब हम आते हैं तो वह क्या होता है, हम सब के जो है ना ऊंच नीच के जातीयता में बन जाते हैं कि फलाने जाति का है, वो ऊंच जाति का है तो हम नीच जाति के हैं, उसके साथ ऐसा बर्ताव करना, उसके साथ ऐसा बर्ताव करना। ये जातीयता जो होता है हमारे समाज में देखने को मिलता है, जो जातीयता नहीं होना चाहिए। चलिए, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी जातीयता के आधार पर क्या अपना राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं जातीयता के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो जातीयता एक बहुत बड़ा समाज के लिए विडंबना बना हुआ है, उपहास बना हुआ है। उस समाज में उस समय भी जातीयता का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर भी खुद इससे जो है ना जातीयता के भावना से ग्रसित थे, उनके साथ भी गलत व्यवहार होता था। तब उन्होंने जो है ना इसको उखाड़ फेंकने का निश्चय किया कि जातीयता समाज में नहीं होना चाहिए। नीच वर्ग के लोगों को भी, वे लोग भी इंसान होते हैं, उनको भी सुख दुख का एहसास होता है बच्चों, इसलिए उनके साथ भी मान सम्मान होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कह रहा है जाति प्रथा, भले ही उस समय क्या था कि समाज में जातीयता बहुत ज़्यादा था, जो जिस जाति का था वही काम कर सकता था। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जो है ना पूर्वज या हमारे पैतृक लोग, पिताजी लोग, ठीक है,
बढ़ई हैं तो हम बढ़ई का ही काम कर सकते हैं। भले ही हमको बढ़ई में मन लगता है कि नहीं लगता, हमको पढ़ने में मन लग रहा है या अन्य किसी काम में मन लग रहा है, जबकि हमारे मम्मी पापा चाहते हैं कि नहीं ये मेरा बेटा है और मैं बढ़ई का काम करता हूँ तो मेरा बेटा भी क्या बनेगा, बढ़ई बनेगा। ये सब उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस समय जिसके कारण क्या होता था, समाज में परिवार में क्या होता था, बहुत ज़्यादा समस्या होता था, आर्थिक तंगी हो जाती थी, रुपए पैसे की बहुत कमी हो जाता था, भूखमरी की समस्या, यहाँ तक भूखमरी की समस्या भी हो जाता था। लोग जो है एकदम जो है क्या बोलते हैं, अंदर ही अंदर जो है शीत युद्ध चलता रहता था, परिवार के अंदर युद्ध होता था, जिसके कारण वह शीत युद्ध कहलाता है, यानी एक प्रकार द्वेष का भावना रहता था। जो है अपने में लोग क्या करता था, द्वेष हो जाती थी, क्योंकि क्या होता था, लोग विवश होकर काम नहीं करते तो थे, लेकिन जो है ना अपनी स्वतंत्रता के आधार पर काम नहीं करते थे, जिसके कारण उनके अंदर जो है विवशता रहती थी। विवशता होता था यानी लोग क्या करता था, खुलकर अपने काम को नहीं कर सकता था, प्रेशर में रहता था, क्योंकि उसका मन लगता नहीं था उस काम में, इसलिए जो है ना विवश होकर वो काम करता था। चलिए, जातीयता दो आधार पर व्यक्ति को मिलता है बच्चों। कौन कौन आधार पर? पहला मिलता है व्यक्ति को, जिस समय जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति में हो जाता है तो माना जाता है कि इस जाति का है, ठीक है, वह इस जाति का हो गया। जिस समय एक जन्म के आधार पर व्यक्ति को जातीयता मिलता है, दूसरा कर्म के आधार पर मिलता है, यानी जन्म जिस जाति में जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हो जाता है माना जाता है कि यह इस जाति का है, ठीक है, और जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको माना जाता है, ठीक है ना, कि वह इस जाति का होगा। इसमें संभावना होती है कि हो भी सकता है, न भी हो सकता है, क्योंकि आज के समाज में बहुत सारे लोग अलग अलग जाति के हैं, फिर भी अपना काम अलग अलग कर रहे हैं। बहुत सारे अलग जाति के हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नाई है जो है ना, जो बाल वगैरह बनाता है, हजाम है, बाल बनाने का काम करता है, लेकिन दूसरे जाति का है, ठीक है, जबकि दूसरे जाति का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हजाम ही बोलते हैं, क्योंकि उसने कर्म ऐसे ही कर रहा है कि नाई वाला काम वो खुद कर रहा है, भले वो किसी जाति का हो तो हम उसको नाई बोलेंगे, हजाम बोलेंगे, ठीक है ना। तो जातीयता एक कर्म के आधार पर व्यक्ति को मिलता है, दूसरा जन्म के आधार पर मिलता है। जो जिस परिवार में जन्म लेता है उसको वैसे ही क्या मिलता है बच्चों, जातीयता वो मिल जाता है, वो इस जाति का है। जैसे कि मेरा जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में है तो हम ब्राह्मण जाति के हो गए, और मेरा जन्म अगर कि क्षत्रिय परिवार में है तो हम क्षत्रिय जाति के हो गए, राजपूत परिवार में है तो राजपूत जाति के हो गए, ठीक है, अगर यादव परिवार में है तो हम यादव हो गए। तो जन्म के आधार पर जातीयता मिलता है, दूसरा कर्म के आधार पर मिलता है, दो आधार पर जातीयता व्यक्ति को दिया जाता है। चलिए, कह रहा है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कह रहा है कि मान लिया जाए कि जाति के आधार पर लोगों का विभाजन कर दे, काम का बंटवारा कर दे, तो यह स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? यह जाति प्रथा जो है ना, यह श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जाता है? इसलिए नहीं माना जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जाति प्रथा में जो है ना व्यक्ति अपने रुचि के आधार पर काम को नहीं करता है, रुचि के आधार पर काम नहीं करता है। जब व्यक्ति रुचि के आधार पर काम नहीं करेगा तो स्वाभाविक है काम में मन नहीं लगेगा, और काम में जब मन नहीं लगेगा तो विवश होकर व्यक्ति काम करेगा, ठीक है, टाल मसूर कर काम करेगा, किसी तरह लोगों को दिखाने के लिए काम करेगा। नतीजा यह निकलेगा कि उसमें वो उतना विकास नहीं कर पाएगा, उसमें उतना वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चों, जितना कि प्रोग्रेस वो मन लगा कर करता तो हो सकता था। ये सब आपत्तियां हो जाती है, परेशानियां हो जाती है। जो जाति प्रथा एक बहुत बड़ा घातक प्रथा है, इसको दूषित प्रथा या हानिकारक प्रथा भी बताया गया है, ठीक है। क्यों दूषित प्रथा बताया गया है? क्योंकि जाति प्रथा विपरीत जाति दूषित सिद्धांत को बताता है। जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य को पेशा का निर्धारण कर देते हैं, इसलिए इसको दूषित प्रथा बताया गया है कि बहुत सारा अगर बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसी समय उसको जातीयता मिल जाता है, किस जाति का है, उसके मम्मी पापा से पहले से ही उसे अपने बच्चे के बारे में, जो बच्चा अभी माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसको पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इसको मैं बढ़ई बनाऊंगा या इसको हजाम बनाऊंगा, ठीक है, या जो है ना अन्य प्रकार के किसी काम में जाएगा, जो इसका पैतृक पेशा होगा वही काम करेगा, ठीक है। इसको शिक्षा नहीं दिया जाएगा, स्वतंत्रता नहीं होगी, जो पैतृक पेशा होगा वही ये पेशा काम करेगा, भले ही वह लड़का उसको उस काम में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसकी शिक्षा को नहीं पूछा जाता है जाति प्रथा में। इसलिए जाति प्रथा को बच्चों क्या कहा गया है? जाति प्रथा को दूषित प्रथा भी कहा गया है। जाति प्रथा क्या है?
जाति प्रथा एक दूषित प्रथा है। जाति प्रथा क्या है बच्चों? एक दूषित प्रथा है, क्योंकि इसमें ये व्यक्ति की स्वेच्छा का निर्धारण नहीं करता है, भले ही वो व्यक्ति उस काम को करना जानता हो या नहीं जानता हो। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए पेशा में बांध देती है, भले ही वो व्यक्ति उस काम को जानता हो या नहीं जानता हो। कह रहा है कि जाति प्रथा एक ऐसी दोषपूर्ण प्रथा है बच्चों, ऐसी दोषपूर्ण प्रथा है जिसमें व्यक्ति को जीवन भर के लिए पेशा में बांध दिया जाता था। ठीक है। अब जातीयता क्या होता है? जो जिस जाति का वही काम करेगा, जीवन भर करेगा, उसके आने वाले बेटे लोग भी करेंगे। ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम को करता था, जिसके कारण क्या बहुत सारा आर्थिक परेशानी होती थी और नतीजा बहुत गलत निकलता था। ठीक है ना। आर्थिक तंगी से वह परिवार बहुत परेशान रहता था। ठीक है बच्चों। जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है कौन? जाति प्रथा, जो एक दूषित प्रथा है। मनुष्य को ये पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है। कौन? जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है, ऐसी दोषपूर्ण प्रथा है जो मनुष्य को एक पेशा में बांध देता है, वो पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है। जबकि भारत ही एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ पर क्या हिंदू समाज में जातीयता को पेशा चुनने की अनुमति नहीं होता है, बल्कि भारत के अलावा अन्य बहुत सारे देश हैं, बहुत ऐसे समाज हैं जहाँ पर व्यक्ति खुलकर अपने पेशा को बदल सकता है। ऐसी प्रथा कब थी बच्चों? बहुत पहले थी। ठीक ना। जब भीमराव अम्बेडकर थे उस समय ये जो प्रथाएं थी, 20वीं सदी के समय ये प्रथाएं थी। ठीक है बच्चों। 20वीं सदी के समय ये प्रथाएं थी। भीमराव छुआछूती, जाति प्रथा, ये सब बहुत ज़्यादा था। सती प्रथा, अनेक प्रथाएं, दूषित प्रथा थी जो समाज को बहुत नीचे तबके तक ले गया था, बहुत नीचे समाज को कर दिया गया था। जाति प्रथा उसमें से एक था। ठीक है बच्चों। जाति प्रथा में कोई व्यक्ति अपना पेशा को चुनाव नहीं कर सकता है, भले वह काम को करना जानता हो या नहीं जानता हो। जाति प्रथा क्या करती है? जीवन भर के लिए व्यक्ति को क्या कर देती है बच्चों? एक ही पेशा में बांध कर रख देती है, भले वह व्यक्ति उस काम को जानता हो या नहीं जानता हो। विवश होकर क्या करता है? तो विवश होकर व्यक्ति उद्योग धंधा में अगर काम करता है तो विवश होकर काम करता है, पूरे मन से नहीं काम करता है, दिल से नहीं काम करता है, जिसके कारण वहाँ पर व्यक्ति टालू काम करता है, टाल मसोर कर काम करता है। तो परिणाम उन्नति नहीं होता है, अच्छा प्रोग्रेस नहीं होता, अच्छा इनकम नहीं होता है, ये सब परेशानियाँ होती है। तो अब जाति प्रथा एक पैतृक पेशा ही नहीं है। पैतृक पेशा, जाति प्रथा हमारा पैतृक पेशा नहीं है, लेकिन जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो भारत में बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण बनी हुई थी। ठीक है। जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा जो है व्यक्ति को एक जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती थी। वह व्यक्ति जो है मजबूरीवश वो काम करता था जिसका उसको पिताजी और दादाजी यानी बहुत सारे पूर्वज लोग उसको वो काम कर रहे हैं, वही काम को वह लड़का भी करता था, जिसके कारण उसके परिवार में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा उद्योग धंधे में भी परेशानी करता था, भले वह व्यक्ति काम को करता है, वो करना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन जो उसकी जातीयता होती थी वही वो काम करता था। इसलिए जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा भी कहा गया है। जाति प्रथा व्यक्ति को एक निष्क्रिय बना देता है। व्यक्ति क्या करता है? निष्क्रिय हो जाता है, यानी काम वो नहीं कर सकता है। काम तो करता है लेकिन एक्टिव होकर काम नहीं करता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है बच्चों? निष्क्रिय का मतलब है कि वह काम करेगा लेकिन वह सुस्त होकर काम करेगा, सही से काम नहीं करेगा। ठीक है। उसके द्वारा किया गया काम का कोई परिणाम नहीं निकल पाएगा सही से। ठीक है। वो निष्क्रिय काम कहलाता है। तो व्यक्ति जाति प्रथा में निष्क्रिय काम करता है, दब्बू बन जाता है, दब कर रह जाता है, उसका आत्मविश्वास का हनन होने लगता है, आत्मशक्ति दब जाता है। ठीक है। तो हमें कैसे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए? तो हमारे समाज का वैसा निर्माण होना चाहिए जहाँ पर समाज में सबको क्या हो? उच्च क्या हो? व्यक्ति समाज में सबको क्या हो? आदर्श समाज। हमारा वैसे समाज को हम आदर्श समाज कहते हैं। आदर्श समाज क्या है बच्चों? तो आदर्श समाज वह समाज है जहाँ पर समाज सभी व्यक्ति को क्या मिलता हो? स्वतंत्रता मिलता हो। सभी को क्या हो? स्वतंत्रता हो। सभी को स्वतंत्रता दिया जाता हो कि वह अपने विचार को रख सकता है, सुख दुख को शेयर कर सकता है, एक दूसरे का मदद कर सकता है। ठीक है। जहाँ पर उसके हक की बात किया जाता हो, वैसा समाज स्वतंत्र और जहाँ पर भाईचारे की भावना हो। जहाँ पर क्या हो बच्चों? भाईचारे की भावना हो। जहाँ पर भाईचारे की भावना हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, जहाँ पर समानता की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, स्वतंत्रता की भावना हो, इस प्रकार का जो समाज होगा वह समाज हमारे लिए बहुत ही बेहतर समाज होगा। ठीक है बच्चों।
ऐसा समाज हमारा सबसे बेहतर समाज माना जाता है जहाँ पर सबको हक की बात कही जाती है। इसलिए किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है, अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है बच्चों, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए संचालित शासन व्यवस्था है, वह लोकतंत्र है जहां पर शासन का सारा बागडोर जनता के हाथ में होती है और जनता जिसको चाहती है अपना प्रतिनिधि बनाती है, जनता जिसको नहीं चाहती है उसको जो है ना प्रतिनिधि नहीं चुनती है, अपना वहाँ पर जनता के हक की बात कहा जाता है। इसलिए लोकतंत्र एक बहुत ही बेहतर शासन व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, तो हमें जाति प्रथा के बारे में हमने पढ़ा, जाना, समझा। लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है जहाँ पर सभी लोगों के हक की बात कही जाती है। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमने श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में पढ़ा और समझा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम अब जो है ना आपने पूरे उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो को वॉच किए होंगे। अगर वॉच किए तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए बच्चों। चलिए थैंक यू। अब जो है ना ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बनाया जाएगा जो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि इससे संबंधित जो है ना बहुत सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। ठीक है, आपको फ़ायदा हो, अपने दोस्तों को भी आप लाभ पहुँचाएँ। धन्यवाद बच्चों।